प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इटली के एकीकरण के विषय में पढ़ेंगे। यह जनता ही होती है जिससे वस्तुतः राज्य का निर्माण होता है। रूसो का यह कथन राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण के साथ 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही सत्य सिद्ध होने लगा था। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड तथा पुर्तगाल 7वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। फ्रांस की क्रांति ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, राष्ट्रीयता उनमें प्रमुख थी। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन द्वारा ही नवयुग का संदेश पहुंचा। 1815 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे ग्रीक लोगों ने तुर्क साम्राज्य से संघर्ष कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और बेल्जियम ने भी हॉलैंड से संबंध तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। पेरिस की संधि से मोल्डेविया तथा बालेशिया नामक दो प्रांत तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए और 1861 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर रोमानिया का गठन किया। इस पृष्ठभूमि में इटली का एकीकरण 1870-71 ईस्वी में पूरा हुआ। इटली के एकीकरण में अनेक बाधाएं थीं, जैसे इटली अनेक राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राज्य था। उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। परमा, मोडेना, टस्कनी स्वतंत्र होते हुए भी ऑस्ट्रियन प्रभाव में थे। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली पर बूर्बो वंश का शासन था तथा मध्य इटली में पोप का राज्य था। इस तरह इटली के राज्य न केवल बटे हुए थे, वरन अधिकांश हिस्सों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। इसीलिए कावूर ने कहा था कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है। रोम का प्रतिक्रियावादी पोप भी इटली के एकीकरण में एक बड़ी बाधा था, जिससे इटली दो भागों में बट गया और पोप पर आक्रमण से संपूर्ण कैथोलिक जनता के इटली विरोधी हो जाने का भी भय था। स्वतंत्रता एवं एकीकरण की इच्छुक इटली की जनता भी अनेक राजनीतिक विचारधाराओं में बटी हुई थी। कुछ गणतंत्रवादी थे और कुछ उदार राजतंत्रवादी। कुछ पोप के अधीन संघ का निर्माण चाहते थे, तो कुछ सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण के इच्छुक थे। दक्षिण इटली की आर्थिक विषमता ने तो स्थिति को और भी जटिल बना दिया था। इतनी अधिक समस्याओं के मध्य इटली के एकीकरण के लिए अनेक देशभक्तों ने प्रयास किए, जिनमें सर्वप्रथम हम मैज़िनी का उल्लेख करेंगे। मैज़िनी को इटालियन एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। उसने राष्ट्रीयतावादी और लोकतंत्रवादी आंदोलनों में एक नई जान फूंक दी। बाल्यकाल से ही मैज़िनी क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। 1830 ईस्वी की क्रांति से पूर्व वह कार्बोनेरी का सदस्य था। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे इटली से निष्कासित कर दिया गया। 1831 ईस्वी में उसने फ्रांस में युवा इटली का निर्माण किया। मैज़िनी का विश्वास था कि इटली के नवयुगों में प्राचीन गौरव और देश प्रेम की भावना भरकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें संगठित किया जाना चाहिए। मैज़िनी के दिमाग में संयुक्त इटली का स्वरूप जितना स्पष्ट और निश्चित था, वह अन्य किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं था। उसने अपने देशवासियों को उनकी सांस्कृतिक एकता का स्मरण कराया और यह सवाल किया कि समान संस्कृति और समान अतीत होते हुए भी न तो हमारा कोई राष्ट्रीय झंडा है, न राष्ट्रीय काम और न ही कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। ऐसा क्यों है? मैज़िनी ने यंग इटली के माध्यम से जनता को 3 नारे दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। अर्थात इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा समानता, स्वतंत्रता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना करना। यंग इटली द्वारा
युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1833 ईस्वी में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 60,000 हो गई। मैज़िनी के प्रयत्नों से ही 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई और किंतु यह परिवर्तन अस्थायी सिद्ध हुआ। पर वह निराश नहीं हुआ। उसने कहा, नए विचार तभी फलते फूलते हैं जब शहीदों के खून से उनका सिंचन किया जाए। वास्तव में मैज़िनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी और इटली के लोगों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के विचार उत्पन्न किए। इसलिए कैटलबी ने लिखा है, इस प्रकार इटली की स्वतंत्रता के विचार को जन आंदोलन के रूप में बदल देना युवक इटली की बड़ी सफलता थी। साउथ गेट के अनुसार यह मैज़िनी ही था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता के लिए भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह कावूर की भांति कूटनीतिज्ञ नहीं था, गैरीबाल्डी की भांति सेना नायक नहीं था, परंतु वह एक कवि, आदर्शवादी विचारक और क्रांति का अग्रदूत था। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी का इटली में इतनी अधिक आस्था थी जितनी कि एक भक्त की अपने ईश्वर में होती है। मैज़िनी से प्रभावित होकर वह यंग इटली का सक्रिय सदस्य बन गया था और 1833 में उसने एक षड्यंत्र में पकड़े जाने पर उसे मृत्युदंड भी दिया गया। पर वह भागकर दक्षिण अमेरिका चला गया, जहां वह 14 वर्ष तक क्रांतिकारियों की सहायता करता रहा। यहाँ रहकर उसने छापामार युद्ध पद्धति में निपुणता हासिल कर ली थी। 1848 की क्रांति के समय गैरीबाल्डी इटली लौट आया और मैज़िनी का सहयोग किया, किंतु सफलता नहीं मिली, अतः पुनः अमेरिका लौट गया। 6 वर्ष उपरांत 1851 ईस्वी में गैरीबाल्डी पुनः इटली लौटा और 1856 में वह कावूर के संपर्क में आया। उसके बाद उसने अपनी सेवाएं आजीवन विक्टर इमैनुअल को समर्पित करने का निश्चय किया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि गणतंत्रवादी गैरीबाल्डी अब राजसत्तावाद का समर्थक बन गया। इसी के कारण सार्डिनिया के गणतंत्रवादियों एवं राजसत्तावादियों में समझौता हो गया। कैटलबी के अनुसार यदि यह समझौता नहीं होता और दोनों के मतभेद बने रहते तो वे एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करते और इटली के एकीकरण का प्रयत्न विफल हो जाता। गैरीबाल्डी ने अपने लाल कुर्ती दल की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया और निस्वार्थ त्याग का परिचय देते हुए दोनों प्रदेशों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया तथा स्वयं बिना किसी पारितोषिक प्राप्ति का इंतजार किए अपने द्वीप कैपरेरा पर लौट गया और वहां एक सामान्य कृषक का जीवन बिताया। अब हम इटली के एकीकरण में कावूर की योगदान की चर्चा करेंगे, जिसे एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। कावूर एक व्यावहारिक यथार्थवादी था जिसने स्वयं को काल्पनिक आदर्शवाद में खोने नहीं दिया। कैटलबी के अनुसार कावूर के बिना मैज़िनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता निष्फल ही रहती और निराशा के इतिहास में एक और अध्याय बढ़ जाता। वास्तव में कावूर द्वारा इटली का एकीकरण संभव हुआ। कावूर उदार राजतंत्र का समर्थक था। वह ये मानकर चलता था कि इटली के एकीकरण हेतु विदेशी सहायता आवश्यक है। इसी हेतु उसने फ्रांस तथा ब्रिटेन से अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए और सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक क्षमता का भी भरपूर उपयोग किया। इटली के एकीकरण के संदर्भ में कावूर के योगदान का मूल्यांकन करते हुए एलिसन फिलिप्स ने लिखा है, एक राष्ट्र के रूप में इटली कावूर की देन है। अन्य नेताओं ने भी इटली की मुक्ति के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु उसे संभव बनाना वही जानता था।
उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं एकीकरण को दलगत राजनीति से अलग रखा और कोरे आदर्शवाद के भ्रम में नहीं पड़ने दिया। उसने इस प्रश्न को विचारहीन षड्यंत्रों में नहीं पड़ने दिया और क्रांति तथा प्रतिक्रिया के बीच का मार्ग अपनाकर सफलता प्राप्त की। उसने उसे संगठित शक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, सुदृढ़ शासन और विदेशी राज्यों की मित्रता प्रदान की। कैटलबी लिखते हैं, यह कैबूर के महान मस्तिष्क का कार्य था जिसने मैज़िनी की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति में गतिमान कर दिया और गैरिबाल्डी की तलवार को राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में परिणत कर दिया। इस प्रकार कैबूर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही मैज़िनी और गैरिबाल्डी जैसे गलत दिशा में काम करने वाले देशभक्तों को भी राष्ट्र के लिए सही दिशा में लगाया जा सके। इस व्याख्यान में इतना ही। बच्चों, अगले व्याख्यान में हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों के विषय में पढ़ेंगे।